जो करके आते हैं वो तो अच्छी बात है, जो नहीं करके आते हैं वो बहुत ही गड़बड़ है सिस्टम आपका। चलिए लेक्चर नंबर 4 है। आपने कर लिया एटॉमिक नंबर 8 का, एटॉमिक नंबर 24 का। अब करना है आपको एटॉमिक नंबर 11 का। एटॉमिक नंबर 11, 1s2, 2s2, 2 पे 6, 3s1। बता दीजिए जल्दी से, ब्लॉक बताइए, ग्रुप बताइए, पीरियड बताइए। लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो एस ब्लॉक, और एस ब्लॉक में ग्रुप पता चलता है आउटर शेल में 1 है या 2 है। अगर आउटर शेल में 1 है तो कौन सा ग्रुप हो गया? ग्रुप नंबर 1 हो गया, फर्स्ट ग्रुप हो गया। और पीरियड कैसे पता लगेगा? सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 दिखाई दे रहा है तो पीरियड विल बी थर्ड। ग्रुप पता लग गया, पीरियड पता लग गया। नेक्स्ट क्या था एटॉमिक नंबर? बोलो जल्दी करवा दो। हाँ 24 तो कर लिया। 52, एटॉमिक नंबर 52 है ना। 52 को देखो, अब इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन अपन अगर 11th का एग्जाम है तो लिख के ही देखेंगे, इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन है ना। नहीं तो देखते हैं कहाँ पे आएगा, पोजीशन से याद करते हैं। जैसे आपको बताया था हमने, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये बात हुई थी अपनी। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, नियॉन का कितना था 10, आर्गन का था 18, क्रिप्टन का था 36 और जिनॉन का क्या था 54। जिनॉन का क्या था 54। जिनॉन किस ग्रुप में आता है? 18 ग्रुप में। तो 18 ग्रुप में जिनॉन यहाँ पे है तो 54 के पहले 2 आना है तो 53 एटॉमिक नंबर आ जाएगा 17 में, और 52 कहाँ पे आ जाएगा आपका 16 में। यानी कि कौन सा ग्रुप हो गया इसका? ग्रुप नंबर तो आ गया आपका 16। ग्रुप नंबर 16 हो गया, मतलब ब्लॉक तो पी ही होगा। ग्रुप नंबर 16 किस में आएगा? पी ब्लॉक में आएगा, है ना। और देख लो, जिनॉन के इधर आना है आपको, है ना। तो आपका जिनॉन किस उसमें आता है पीरियड में? जिनॉन को अगर देखो, हीलियम आपका किस पीरियड में है? फर्स्ट में है, ये सेकंड में आएगा, ये थर्ड पीरियड में, ये फोर्थ में, ये फिफ्थ में। तो जिनॉन की लाइन में ही तो नीचे की तरफ ये आएगा, 53 इधर आएगा और 52, ऐसे ही तो कंटिन्यूएशन में होते हैं। तो अगर ये फिफ्थ पीरियड में है तो ये भी किस में होगा? फिफ्थ पीरियड में। तो पीरियड क्या आ गया इसका? फिफ्थ। बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे हमने निकाल लिया। क्लियर है बात? पोजीशन से भी कर सकते हैं अगर अपने को ये वाली पोजीशन पता है तो। पीरियोडिक टेबल कहाँ गई? लगाई थी तो पीछे थी। इसमें तो नहीं दिख रही है। गई थी। ये वाली को कह रहा हूँ। देखो 18 में जिनॉन 54 यहाँ पे है तो हमने अंदाजा लगाया 52 कहाँ पे होगा? इधर होगा। अब ग्रुप ऐसे चेक कर लिया, यहाँ 18 था तो यहाँ 17, यहाँ हो गया 16। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो ये कौन सा पीरियड होगा? फिफ्थ पीरियड हो जाएगा। तो पीरियड फिफ्थ आ गया, ब्लॉक आ गया पी, और ग्रुप आ गया आपका 16। कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ा, नहीं तो कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लेंगे ऐसे। एटॉमिक नंबर की थोड़ी सी पोजीशन ऐसे याद रखनी है, जैसे मान लो एटॉमिक नंबर 54 अब आपको याद हो गया कि इसमें है। अब आपसे पूछ लिया 55
तो ऑब्वियसली 18 के बाद फिर ग्रुप नंबर 1 में आता है। किस में आता है इलेक्ट्रॉन? फिर ग्रुप नंबर 1 में। ऐसे चलती है पीरियोडिक टेबल। फिर यहाँ से किस में आएगा? 1 में आएगा। अगर आपसे 55 पूछ लेते हैं तो 54 उधर था 18 में, तो 55 किस में आ जाएगा? ग्रुप नंबर 1 में आ जाएगा, है ना। और जैसे ही उधर से इधर आओगे, ब्लॉक कौन सा बन गया? एस ब्लॉक, है ना। यहाँ पे अगर चीज चल रही थी किस पीरियड में? ये 5th पीरियड में था, तो इसके नीचे आओगे तो कौन सा पीरियड बन गया? 6th पीरियड। अगर एटॉमिक नंबर 55 पूछते हैं तो एस ब्लॉक 6th पीरियड, और फिर उसके बाद आपका ग्रुप नंबर कौन सा आ गया? 1। अब कौन सा था? 52 के बाद है 101। 101 देख लीजिए कैसे निकालेंगे। एटॉमिक नंबर 101 देख लो। एफ ब्लॉक में तो नहीं आ रहा है। एफ ब्लॉक का क्या था? आपको क्या याद कराया था एफ ब्लॉक का? कहां से कहां तक था? 58 से 71 तक। 58 था सीरियम, और ये क्या था? और दूसरा क्या था? थोरियम। 90 से लेके लॉरेंसियम 103 तक। तो 101 किस में आ जाएगा? एफ ब्लॉक के। ये 4F सीरीज है, ये कौन सी सीरीज है? 5F सीरीज है ना। तो ब्लॉक आ गया F। 101 देखते ही ब्लॉक कौन सा आ गया आपका? F ब्लॉक आ गया। अब F ब्लॉक में ये वाली सीरीज जो आती है वो 6th पीरियड में, और ये वाली सीरीज जो है वो 7th पीरियड में। तो पीरियड नंबर क्या हो गया अपना? 7। और ग्रुप मैंने आपको सिखाया है, ब्लॉक के सारे एलिमेंट किस ग्रुप में होते हैं? 3rd ग्रुप में। सारे के सारे किस में रखे गए हैं? 3rd ग्रुप। तो ये भी एटॉमिक नंबर देख के ही हमने कर लिया। ऑनलाइन क्लियर है पॉइंट? सारे बच्चे सबने इसी तरीके से किया था या कॉन्फ़िगरेशन लिख के किया था? इस वजह से किया था। 101 के बाद क्या आ रहा है? 74। 74 करवा दिया था? नहीं। 74 भी देखो कहाँ पे आ रहा है। देखो इसमें है नहीं, इसमें तो है नहीं, है ना। एफ ब्लॉक में है नहीं, तो कहाँ होने के चांसेस हैं? एटॉमिक नंबर 74, है ना। अब इतना बड़ा वो कॉन्फ़िगरेशन होगा तो कहाँ भी लिखें अपन? तो लिखेंगे नहीं, अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। देखो ध्यान से, हम लोगों ने बोला 58 से लेकर के 71 तक किसमें डाल देते हो? एफ ब्लॉक की 4F में। और आपका 90 से लेके 103 तक किसमें डाल देते हो आप इलेक्ट्रॉन? 5F सीरीज में, लेंथेनॉइड में डाल दिया, है ना। ठीक, एक्टिनॉइड में। और अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कौन सा है? 74 है। तो 74 होने का मतलब है कि आपका कहीं डी ब्लॉक में आएगा। देखो ध्यान से, अगर हम लोग पोजीशन देखें, 71 तक आप ले आए हो किसमें? 71 तक किसमें ले आए हो आप? 4F में लाए हो। 4F 71 पे एंड हो रहा है। अब 71 के बाद कौन सा ब्लॉक स्टार्ट होगा? डी ब्लॉक स्टार्ट होगा, है ना। तो डी ब्लॉक में आपका 72, 73, 74। तो 74 अगर देखो तो किसका है? एटॉमिक नंबर है W। W इज टंगस्टन। पूछते भी है, इसको पूछा भी है कई बार। एटॉमिक नंबर 74 को पूछा भी है, टंगस्टन का है। तो ग्रुप नंबर कौन सा दिखाई दे रहा है? टंगस्टन। क्रोमियम, क्रोमियम के नीचे मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम के नीचे क्या है आपका? टंगस्टन। क्रोमियम है, मॉलिब्डेनम है, फिर क्या है आपका? टंगस्टन है। 106 सी बॉर्जियम बोलते हैं इसको, है ना। इसके नाम पे काफी डिस्कशन हुआ था। 2-3 कंट्रीज ने क्लेम कर दिया था कि हमने खोजा है, हमने खोजा है। ठीक है, तो 74 आपको क्या पता चल गया? ब्लॉक पता लग गया। 71 तक एफ ब्लॉक था, तो 72, 73, 74 कहाँ पे आ गया आपका? डी ब्लॉक में आ गया। और डी ब्लॉक में भी हमने ग्रुप कौन सा पहचान लिया?
सिक्स्थ, और पीरियड कौन सा दिखाई दे रहा है, पीरियड भी सिक्स्थ दिख रहा है ना। तो अगर पोजीशन पता है तो इस तरीके से काम बन जाएगा, अदरवाइज क्या होगा, बहुत प्रोसेस लंबा हो जाएगा। डी ब्लॉक है, सिक्स्थ पीरियड था, और सिक्स्थ ही क्या है, ग्रुप है, क्रोमियम वाला ग्रुप है, याद रखिए, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, फिर कौन सा था, Hg, सिम्बोजियम। जितना धीरे 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 याद करेंगे पीरियोडिक टेबल को, उतने इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको क्या होगी, आसानी हो जाएगी, क्वेश्चन आप जल्दी से बना। अगला बोलो, एटॉमिक नंबर अगला कौन सा था, 29। 29 तो एक्सेप्शन है, आपको याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है, कॉपर का एक्सेप्शन है। लास्ट में होता है आपका 4d10 और 3d10 4s1, है ना, एक्सेप्शन था। तो फोर्थ आउटर शेल है, तो पीरियड विल बी 4। आउटर शेल, ये इलेक्ट्रॉन डी में जाता है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। पीरियड ग्रुप कैसे निकालेंगे, ns इलेक्ट्रॉन प्लस n-1 डी के इलेक्ट्रॉन। तो ns है आपका 4s, एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और डी वाले इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो कौन सा ग्रुप आ गया, 11, ग्रुप नंबर 11। कर लेंगे ऐसे, नोट करते जाइए सब लोग, जब करके नहीं आए तो करिए साथ साथ। कर लिया, जयेश नोट कर लिया, हो गए, खत्म हो गए सारे, हो गए, फिर भी कोई बच रहे हैं, नोट नहीं किए थे क्या, कुछ लोग तो क्लास में होश में ही नहीं है। 36 एंड 33, बहुत ही दुख की बात है। एटॉमिक नंबर 36, 33, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन छोटा होगा, लिखो तो लिखो, नहीं लिखो तो 36 में याद रखो। क्रिप्टन 36 हम लोग बोलते हैं ना, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर याद करते हैं 36। 4 बार लिखोगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, तो याद हो जाएंगे एटॉमिक नंबर। हीलियम का 2, नियॉन का 10, आर्गन का 18, क्रिप्टन का कितना था 36, जिनॉन का 54, और इसका कितना था 86 था, 87, 86 था सर। तो क्रिप्टन 36 है, क्रिप्टन कौन सी गैस हो गई, इनर्ट गैस हो गई, तो सीधे सीधे पता चल गया कौन सा ग्रुप है, 18 ग्रुप है, पी ब्लॉक है ना। और क्रिप्टन अगर देखो तो ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो क्या हो जाएगा ये फोर्थ। कोई समस्या, ऑनलाइन ऑफलाइन, 36 अगर 36 की अगर पोजीशन ऐसी है फोर्थ पीरियड में, तो 33 भी इधर ही आएगा, 35 इधर, 34 और 33 इधर आ जाएगा, फोर्थ पीरियड में ही उसी लाइन में आने वाले हैं। तो 33 का भी पीरियड क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। और आपका ब्लॉक क्या हो जाएगा, पी। और ग्रुप नंबर देखें तो इसका 18 है, तो ये 17, ये 16, तो ये किस में आ गया 15, तो ग्रुप नंबर क्या बन गया।
कोई समस्या? कॉन्फ़िगरेशन लिख के भी कर सकते थे। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ये कहां तक होता है? 30 तक हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखोगे? 4p3 33 हो गया। अब p ब्लॉक का एलिमेंट है, आउटर शेल के 4p और 4s के क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को जोड़ दोगे, तो 10 प्लस 2 प्लस 3, ग्रुप नंबर 15। ऐसे भी पता लग जाएगा। काम करिए, काम नहीं कर रहे हैं आप लोग? घर पे क्या करते हैं जो होमवर्क भी नहीं याद रहता है? एक दिन के बाद क्लास होती है ना। चलिए, अब एक छोटी सी नई चीज है, नेमिंग सीख लेते हैं। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल। नेमिंग ऑफ एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर है ग्रेटर देन 100। 100 से ज्यादा वाले एटॉमिक नंबर के लिए एक स्पेशल नोमेनक्लेचर दिया गया, जिसके थ्रू आप क्या कर सकें? पता लगा सके। जैसे, और ये देने की जरूरत इसलिए पड़ी थी, जैसे एटॉमिक नंबर 104 है ना, तो इसके लिए दो जो वो थे आपके सोवियत एंड अमेरिकन, ये सब लोग, ये दोनों जो थे ना, ये इसको क्लेम करने लगे थे कि हमने डिस्कवर किया है तो हम अपनी कंट्री के अकॉर्डिंग नाम रखेंगे, और अमेरिकन बोल रहे थे कि हमने डिस्कवर किया है तो हम नाम रखेंगे। तो IUPAC ने बोला कि ऐसा है कि मैं एक ऐसा सिस्टम बना देता हूँ उसके लिए, मतलब उस संस्था ने कि ऐसा सिस्टम बना दिया जाए जिससे कि ये लड़ाई नहीं हो, एक यूनिवर्सल नेम हो जिस नेम से आपको किसी भी एलिमेंट को आप पहचान सको। और ये किसके लिए दिया गया था? एटॉमिक नंबर 100 से अबव वाले एलिमेंट के लिए। तो नेमिंग कैसे करनी है ध्यान रखिए। नंबर्स के लिए कुछ, जैसे 0 है तो 0 के लिए इन्होंने लिखा निल, अगर 1 है तो 1 के लिए लिखा अन, 2 है, अगर नोट करते जाइए लिस्ट, इसी बेसिस पे लिखेंगे ना, 2 है तो लिखा बाई, अगर 3 नंबर है तो क्या लिखा? ट्राई, अगर 4 नंबर है तो लिखा क्वेड, 5 है तो लिखा पेंट, 6 अगर है तो लिखा हेक्स, 7 है तो सेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, है ना, और 9 है तो लिखा इन्होंने इन। 9 के लिए क्या लिखा इन्होंने? इन, ENN। और इनके शॉर्ट भी थे, जैसे नील को शॉर्ट में अगर लिखना है तो N लिखते हैं, अन को लिखना है शॉर्ट में तो स्मॉल u लिखते हैं, बाई को लिखना है तो B लिखते हैं, फिर ट्राई को T लिख दो, क्वेड को Q लिखते हैं शॉर्ट में, पेंट को P, हेक्स को H, सेप्ट को S स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, ऑक्ट को O, और 9 को हमने लिखा है N, इसको लिखते हैं हम लोग E शॉर्ट। हाँ, सारे स्मॉल लेटर है, 10 की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लिख लेते हैं जल्दी से नेमिंग। ये लिस्ट नोट कर ली, ये लिस्ट के अकॉर्डिंग नेम लिखेंगे हम लोग। नोट हो गई सबकी?
जैसे मान लो हमारे पास एटॉमिक नंबर है 101, ठीक है, तो हमें 1 के लिए क्या लिखना था, अन, 0 के लिए क्या लिखना है, नील, फिर 1 आ जाएगा तो उसके लिए क्या लिखेंगे, अन, और लास्ट में जोड़ते हैं IUM। देखो इस 1 के लिए हमने लिखा अन, इस 0 के लिए लिखा नील, और इस 1 के लिए लिखा अन, और लास्ट में इसमें जोड़ते हैं IUM, तो नाम हो गया अन नील अनियम। नाम क्या हो गया, अन नील अनियम, IUM लास्ट में जोड़ेंगे। हाँ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, हाँ सबके। अब अन को हमने शॉर्ट में लिखा था U, नील को लिखा था क्या, N, और फिर अन को लिख दिया U। तो अगर शॉर्ट में लिखना है इसको तो UNU नाम हो गया, और अदरवाइज नाम क्या हो गया इसका, अनिल अनियम। जोड़ दिया ना, शॉर्ट में नहीं जोड़ते। हाँ अब जल्दी से बना लो नाम सारे, जल्दी से फटाफट बनाओ। 102 का, 103 का, 104 का, 104 पे डिस्प्यूट हुआ था बहुत ज्यादा। 1 को लिखेंगे अन, 0 को लिखेंगे नील, और इसको क्या लिखेंगे, क्वाड, और IUM जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, अन नील क्वेडियम। UNQ, इस तरीके से लिखिए सारे। जल्दी से लिख लो, अब लिख लेंगे मेरे ख्याल से, 2-4 लिख लीजिए तो आपको आइडिया लगता है। जैसे मान लो 118 का लिखना है तो अन ऑक्टियम, UUO, UUO, 108 का अनिल ऑक्टियम। 0 को तो नील लिखना है ना, होमवर्क तो करके आओगे, नहीं तो अभी लिख लो जल्दी सारे, जल्दी से लिखिए। जल्दी लिख लो 18 तक फटाफट, 5 मैंने लिख दिए हैं, 18 लिखने हैं, मतलब 13 आपके पास लिखे हुए हैं। हाँ जरूरी है, बिल्कुल, आधा काम क्यों करना है। अनिल
एटॉमिक नंबर 120 डिस्कवर्ड तो है नहीं, अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे नाम, अभी तो अनडिस्कवर्ड है। हो गई है अन बाई निल यू बी एन, है ना, क्या नाम हो जाएगा, यू बी एन, जरूरत नहीं, यू बी एन, यू बी एन, बस जरूरत नहीं। जेई मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था, एटॉमिक नंबर 120 अभी डिस्कवर्ड नहीं है, अगर डिस्कवर होगा तो किस ग्रुप, किस ब्लॉक, किस पीरियड में रखोगे 120 को, 120 को किस में रखेंगे, किस ब्लॉक में रखेंगे, किस ग्रुप में रखेंगे, किस पीरियड में रखेंगे, चलिए बताइए। 120 है, किसका 120 का कॉन्फ़िगरेशन क्यों चाहिए, 118 कहां तक आएगा, कहां पे आएगा, 118 18 ग्रुप में बताया था ना, 118 कौन बोल रहा है, डी ब्लॉक, 118 किस ग्रुप में, 18 ग्रुप में है, तो 119 अगर डिस्कवर होगा तो यहाँ आएगा, और 120 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो एस ब्लॉक आएगा, और कौन सा ग्रुप आएगा, सेकेंड ग्रुप, और इसके नीचे आ रहा है, यहाँ तक आप बोल रहे हो 7th पीरियड है, तो इसके नीचे आ रहा है, तो कौन सा पीरियड होना पड़ेगा उसको, 8th पीरियड, है ना, डिस्कवर्ड। 111 का क्या होगा भाई बताइए, ब्लॉक क्या हो जाएगा, एस, और ग्रुप कौन सा हो जाएगा, सेकेंड, और पीरियड कौन सा होना पड़ेगा, 8, है ना, अभी एंड इसका 111 का बोलिए, अन अन अन, हाँ अन, अगर 111 का करना है तो अन अन अनियम, यू यू ट्रिपल यू हो जाएगा ना, कर लेंगे, इसमें तो कोई खास बात ऐसी है नहीं, बस 118 तक। 101 का नाम याद रख लीजिए, मेंडलीव के नाम पे, इसलिए उसका नाम याद रखेंगे, मेंडलीवियम। 101 का वैसे नाम क्या है, किसका, नहीं याद, नहीं याद मुझे, और एक और याद रखना है आपको, कौन सा बताया था मैंने, 104 रदरफोर्डियम, वैसे नाम क्या है इनके, 104 इज रदरफोर्डियम, साइंटिस्ट के नेम पे है ना, तो कई बार ऐसी चीजें पूछ लेते हैं, आपको एटॉमिक नंबर ना दे के यही दे देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर मामला खराब हो जाएगा ना। एक और पूछा था इन्होंने, चलो अगले टॉपिक पे,
अब आपका पीरियोडिक टेबल का जो जनरल डिस्कशन था वो हो गया है खत्म। आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिया एटॉमिक नंबर वाले चैप्टर में, ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड निकालना सीख लिया। उसके बाद आपने जितने ब्लॉक हैं उनकी क्या क्या पोजीशन है, कैसे कैसे एलिमेंट है, कहाँ कहाँ पे, वो आपने चीजें सीख ली हैं। तो आपको एक आउटलुक जो पूरी पीरियोडिक टेबल का है वो आपको मिल चुका है। अब हम लोग जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है उस पे आएंगे और उसमें हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करना चाह रहे हैं अब हम लोग? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे आ जाते हैं सीधे, जो इस चैप्टर का मेन पार्ट है, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या डेफिनेशन होती है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की, कोई बताएगा? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों को पढ़नी तो कई सारी हैं छोटे छोटे फॉर्मेट में, लेकिन चार अपनी मेन हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। पहला है एटॉमिक रेडियस, दूसरा पढ़ेंगे हम आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी भी कह सकते हो। थर्ड हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोल सकते हैं। और फिफ्थ हम लोग पढ़ेंगे मेजर जो हमें पढ़नी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस भी आते हैं और पूरे इनऑर्गेनिक का बेस बनाएंगे ये चारों प्रॉपर्टीज। अब आप समझिए कि ये जो पीरियोडिक टेबल थी, जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है, ज्यादातर पार्ट जो है ये अनिल और ये वाला जो नॉमेनक्लेचर था इसको छोड़ के जितना पार्ट मैंने पढ़ाया है लगभग लगभग ये 9th में पढ़ा दिया जाता, 10th में पढ़ा दिया जाता था पहले, है ना। अब ये 10th में नहीं है, तो बेसिकली 11th का सिलेबस यहाँ से स्टार्ट होता है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज मेनली पूछी जाती है। तो इसमें सबसे पहली हम लोग स्टार्ट करते हैं, हेडिंग डालिए एटॉमिक रेडियस। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट करते हैं पहली पीरियोडिक प्रॉपर्टी से, एटॉमिक रेडियस। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पहली स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस। क्या हुआ, क्या लिखना है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। रेडियस जैसा कि आप जानते हो, अगर कोई सर्कल है तो रेडियस कैसे लेते हो आप? ये सर्कल का अगर सेंटर है तो रेडियस हो गई, है ना। ये क्या बन गई? रेडियस बन गई। अब यहाँ पे वर्ड हमने क्या यूज किया है? एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस क्या होता है? जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से ये पहला शेल है, मान लो ये दूसरा है, ये तीसरा है। तो न्यूक्लियस से जो आउटर शेल होगा ना, आउटर शेल का जो इलेक्ट्रॉन होगा, न्यूक्लियस और आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन या आउटर शेल के बीच का ये जो डिस्टेंस होगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। तो न्यूक्लियस से आउटर शेल इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस या न्यूक्लियस से आउटर शेल का जो बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको हम क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। डायग्राम बना लीजिए, डेफिनेशन लिख लीजिए। दो पूछिए।
हाँ चेंज होगा ना, आयनिक रेडियस बनेगी फिर। डेफिनेशन लिख लो, डिस्टेंस, नहीं हर शेल के लिए नहीं लेते, आउटर शेल के हिसाब से। डेफिनेशन लिख लो, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू outer shell which have electrons is called atomic radius. आउटर शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन है, उस आउटर शेल और न्यूक्लियस का जो सेंटर है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहते हो आप? एटॉमिक रेडियस कहते हो। या आर एटम लिख दो, एक ही बात है। अब इस एटॉमिक रेडियस को देखिए, एटॉमिक रेडियस कैसे कैसे चेंज हो सकती है, क्या क्या चीजें इसमें देखती है हम लोगों को। नोट हो गया सबका? एटॉमिक रेडियस को अगर हम लोग देखें तो कैसे कैसे इसमें चेंज आता है, या कैसे कैसे इसमें हम लोग वेरिएशन देख सकते हैं। किसी भी पीरियोडिक प्रॉपर्टी का वेरिएशन दो तरीके से देखा जाएगा। एक बार हम बोलेंगे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम मूव कर रहे हैं पीरियड में। और अगर हम बोलेंगे टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे? किस में मूव कर रहे हैं हम लोग? ग्रुप में मूव कर। टॉप टू बॉटम किस में मूव कर रहे हैं हम लोग? किसी एक ग्रुप में मूव करने की बात करेंगे, तब देखेंगे रेडियस में क्या चेंज हो रहा है। टॉप टू बॉटम ये ग्रुप है ना, ये ग्रुप है, और ये क्या है आपका? पीरियड। इतनी बार पीरियोडिक टेबल पढ़ ली तो इतना याद हो जाना चाहिए। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले ग्रुप वाली चीज समझ लो, इजी से डिफिकल्ट पे आएंगे। ग्रुप का एग्जाम्पल लेंगे तो किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसी भी ग्रुप का ले सकते हैं। जैसे मान लो हमने बोला ग्रुप नंबर 1 में हम बात कर रहे हैं, किसमें बात कर रहे हैं? ग्रुप नंबर 1। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। हाँ, एटॉमिक रेडियस देखना चाहते हैं। लिथियम में अगर देखो तो कॉन्फ़िगरेशन 2-1 होता है, इसमें होता है 2-8-1, पोटेशियम में होता है 2-8-8-1, फिर रुबिडियम में एक शेल और बढ़ जाएगा, है ना। इस तरीके से एक एक शेल बढ़ता जाएगा। अगर इसमें देखो तो शेल कितने हैं आपके? 2 है। इसमें कितने हैं शेल? 3। इसमें कितने हो गए शेल नंबर? 4। फिर कितने हो जाएंगे? 5। और नीचे वाले में कितने आ जाएंगे आपके? इसमें
6 और लास्ट वाले को कंसीडर नहीं करते हैं वैसे नॉर्मल किसी उसमें, क्योंकि लास्ट एलिमेंट जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, फ्रांसियम रेडियो एक्टिव, तो इसको कंसीडर नहीं करना, यहाँ तक ही बात है। अल्फा बीटा इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी अलग होती है, इसलिए इनको अलग ही, इनको मेन से अपने से मतलब नहीं है, हम डिस्कशन यहां से यहां तक का ही करें। तो किसी ग्रुप में अगर टॉप टू बॉटम आ रहे हो, कहां पे आ रहे हो, टॉप टू बॉटम, तो देखो शेल नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। किसी में आपके मान लो ये न्यूक्लियस है, 1 2 शेल है, फिर न्यूक्लियस के बाहर कितने शेल हो गए, 3 हो गए, है ना, फिर उसके बाद कितने हो गए, 4 हो गए। तो जैसे जैसे शेल नंबर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस और ये डिस्टेंस क्या होता जाएगा, आउटर शेल का बढ़ता जाएगा। शेल बढ़ रहे हैं तो शेल बढ़ेंगे तो डिस्टेंस बढ़ेगा, तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। तो अगर हम बोलें तो हम लिख सकते हैं इन जनरली व्हेन वी मूव इन ग्रुप टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इन जनरली ऐसा होता है, कोई एक्सेप्शन वगैरह देखा जा सकता है, पर इन जनरली ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि शेल नंबर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। हाँ बनाना है, एक बना लो सिंबॉलिकली, पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा बना, जब समझ आने लगेगा तो इजी लगेगा, आपको आ रहा होगा। तो फर्स्ट स्टेप है, जैसे जैसे शेल बढ़ रहा है, पहले में 2 थे, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, शेल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से जैसे एक शेल है, फिर 2 है, फिर 3 है, किसी में 4 है। हाँ तो ये रेडियस तो आउटर शेल से ले रहे हो ना, तो पूरी ये डिस्टेंस पड़ती है, रेडियस पड़ता है, सिंपल है। हो गया, अब हम लोग बात करेंगे पीरियड में, और पीरियड में बात करने से पहले 2 फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे, 2 फैक्टर्स ऑन विच रेडियस डिपेंड्स ऑन, जिसके ऊपर रेडियस डिपेंड करती है। 2 फैक्टर हैं मेजर जिनके ऊपर रेडियस की डिपेंडेंसी देखी जाती है, 2 ही फैक्टर हैं। उसमें सबसे पहला है ENC, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। रेडियस की डिपेंडेंसी इन पे है, इन्हीं के थ्रू रेडियस का बढ़ना और घटना हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करेंगे। और एक है आपका दूसरा फैक्टर है, इसको कहते हैं हम लोग शील्डिंग इफेक्ट, या बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट।
शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, दो ही मेजर फैक्टर है। नहीं नहीं, डिटेल भी करेंगे, नाम से क्या होगा। मेजर तो यही। पहला डिस्कस करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। फर्स्ट हेडिंग डालिए। हाँ, रेडियस को डिस्कस करने के लिए ये फैक्टर समझना जरूरी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ENC, जेफ भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव भी बोलते हैं, शॉर्ट में कई लोग इसको जेफ भी बोलते हैं, जेड इफेक्टिव। अब देखो, ध्यान से देखो, जैसे मान लो सपोज हमने ले लिया ये सोडियम एटम है और एक हमने ले लिया मैग्नीशियम और एक हमने ले लिया मान लो एल्यूमिनियम, तीन एटम लेते हैं। लिखिए, अभी लिखिए मत, ध्यान से समझिए। इसमें आपके होंगे 11 प्रोटॉन एंड 11 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर देखो तो कितने प्रोटॉन होंगे, 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन। इसमें अगर देखो तो कितने हो जाएंगे, 13 प्रोटॉन एंड 13। ठीक है। अब Z इफेक्टिव क्या है, देखो मान लो ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, मान लो सोडियम का है तो 11 प्रोटॉन होंगे और इसका एटॉमिक नंबर, अगर सोडियम को हम लिखें तो सोडियम को हम लोग लिखते हैं 11 और यहाँ पे लिखते हैं 23। मास नंबर कितना है इसका, 23। यानी कि न्यूट्रॉन इसमें कितने होते हैं, 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, 11 प्रोटॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे। और बाहर क्या होगा, बाहर इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फर्स्ट शेल में 2 हो गए, फिर कितने हो गए आपके, 8 हो गए, और लास्ट में कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1। ठीक। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मान लो ये 11 प्रोटॉन है ना, ये न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है ये आउटर शेल इलेक्ट्रॉन को कितने फोर्स से पुल कर पा रहा है, उसी फोर्स को कहते हैं हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। चार्ज वर्ड क्यों यूज किया गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन होता है कैसा, नेगेटिव चार्ज वाला, और प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है आपका, पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। तो प्रोटॉन जो इसके ऊपर फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, उसी वजह से ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं और उसी वजह से आपका ये रेडियस को हम डिफाइन कर पा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और ये प्रोटॉन इसको खींच रहा है, एक कंटिन्यूअस एक दूसरे पे एक फोर्स लगा रहे हैं। तो आपका न्यूक्लियस आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे जितना इफेक्टिव फोर्स लगाता है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, इट इज फोर्स अप्लाइड ऑन outer shell electron by nucleus is called effective nuclear charge. Is called effective nuclear charge. आज गर्मी ज्यादा है कि मुझे ही लग रही, गर्मी है।
अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो हम सोडियम के इधर हैं, आपके लेफ्ट साइड में सोडियम में 11 प्रोटॉन है और कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे प्रोटॉन अगर देखो तो कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। तो अगर देखो तो न्यूक्लियस का चार्ज बढ़ रहा है। और आउटर शेल इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम बोलेंगे आउटर, बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन पे बात कर रहे हैं, है ना। तो इसका जो आउटर शेल का इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऊपर 11 प्रोटॉन फोर्स लगा रहे होंगे, इसके ऊपर कितने लगाएंगे, 12 लगाएंगे, इसके ऊपर कितने लगाएंगे, 13 प्रोटॉन का फोर्स लगेगा। तो अगर केवल प्रोटॉन के टर्म्स में हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा लगना चाहिए, 13 प्रोटॉन हो गए। यहाँ पे कितने प्रोटॉन है, 11 है। तो फर्स्ट आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पे फोर्स क्या होना चाहिए, ज्यादा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को तेजी से खींच रहा है, और तेज खींच रहा है। सोडियम के केस में कम धीमे खींच रहा है, और एल्युमिनियम के केस में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से और तेज खींच रहा है। जब तेज खींचता है तो रेडियस क्या होती है, कम हो जाती है। मतलब इतनी सिग्निफिकेंट भी नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाए, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस आते हैं और रेडियस क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो अगर हम बोले सोडियम की रेडियस ज्यादा होगी और एल्युमिनियम की रेडियस क्या होगी, कम होगी, तो सोडियम आपका किस पीरियड में, किस उसमें था, ग्रुप में, फर्स्ट में था, ये सेकंड में था, और एल्युमिनियम कहाँ पे आ गया था, 13 ग्रुप में था, थर्ड नहीं था, इधर जाके 13 ग्रुप में था ना। तो अगर हम बात करें कि फर्स्ट से सेकंड पे जा रहे हो, सेकंड से कहाँ जा रहे हो, 13, यानी ये हम लोग चल रहे हैं पीरियड में लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने का मतलब फोर्स बढ़ रहा है। फोर्स बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन पास आएगा, तो रेडियस अपने आप क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन अगर कोई फैक्टर ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को दूर करेगा तो रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। और अगर खींच रहा है, फोर्स ज्यादा फोर्स से खींचा जा रहा है, तो रेडियस अपने आप क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे जहां पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वहां पे रेडियस क्या होगी, कम। तो अपोजिट चलेगा ये रेडियस के। तो क्या लिखेंगे, इन पीरियड, बोलो बोलो जयश्री, हाँ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इन पीरियड लेफ्ट टू राइट जब जाते हो तो क्या होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, इसीलिए रेडियस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, छोटी हो। इसका मतलब हम ऐसे भी समझ सकते कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं। पीछे क्या रह गया, अभी इसमें कोई एक्सेप्शनल बात नहीं की गई है, डिस्कशन क्या चल रहा है, नॉर्मल। एक्सेप्शन है बहुत सारे, इस चैप्टर में एक्सेप्शन ही तो याद करने, बहुत पूछते ही एक्सेप्शन है। जनरल बताएंगे, एक्सेप्शन पूछेंगे। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो क्या बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी कि फोर्स बढ़ रहा है। और जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या होगी, अपने आप तेजी से खींचेंगे तो रेडियस अपने आप छोटी होगी, है ना। ऐसे लॉजिकल वे में सोचना। अब अगर ग्रुप में आप बात करते हो तो ग्रुप में दूसरे इफेक्टिव, सेकेंड फैक्टर मैंने क्या बताया,
शील्डिंग इफेक्ट, दोनों की बात कर लेते हैं पहले, दोनों काम करते हैं तो दोनों की बात कर लेते हैं फिर। शील्डिंग इफेक्ट या इसी को कहते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब शील्डिंग या स्क्रीनिंग को पहले समझो, पहले वर्ड से समझो क्या है। तो क्या है स्क्रीनिंग इफेक्ट? ठीक, देख जैसे मान लो ये यहाँ पे हमने किसको खड़ा कर दिया, जयेश को खड़ा कर दिया, ठीक, जयेश खड़े, और इधर मान लो हमने खड़ा कर दिया किसको, जयश्री को खड़ा कर देते हैं, ठीक। अब कोई एग्जाम चल रहा है और इनको करनी है क्या, चीटिंग करनी है। मान लो ये दोनों भाई बहन है, इनको चीटिंग करनी है सपोज, है ना, या कुछ बात करना है, कुछ डिस्कस करना है, तो है ना, हाँ जरूरी होता है, तो डिस्कस करना है कुछ, इनके बीच में कोई नहीं है, ठीक, तो आराम से 1 to 1 कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अगर उतनी डिस्टेंस है कि आवाज सुनाई दे रही है तो आराम से कम्युनिकेशन हो जाएगा। अब मान लो मैंने देखा एग्जाम चल रहा है तो मैं इधर आके बीच में खड़ी हो गई, है ना, तो मैं आ गई यहाँ पे, ठीक है, तो अब मेरे आने से मान लो मैं बीच में आ गई और मैं कोशिश कर रही हूँ कि अब ये बात ना करें, फिर भी इधर उधर से कहीं से ये तो बात कर ले रहा है, ठीक। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक यहाँ पे इनके और इनके बीच में एक इस तरीके से एक प्लाईवुड का डोर लगा दिया, ठीक है, मतलब अच्छा सा एक स्क्रीन लगा दिया, बेसिकली एक स्क्रीन लगा दिया। तो बीच में अगर मान लो तुम कुछ ऐसा स्क्रीन लगाते हो जो हल्का फुल्का है ना, तो अगर कोई एकदम ऐसा शेयर सा लगा दिया आपने पतला सा स्क्रीन, तो इधर से उधर फेसेस दिखेंगे तो आराम से हाय हेलो हो जाएगा, है ना, कुछ ऑप्शन बताने हैं तो आराम से हो जाएगा। लेकिन अगर अच्छा सा तगड़ा सा स्क्रीन लगा दिया, प्लाईवुड लगा दिया, कोई डोर लगा दिया बीच में, तो फिर तो बात नहीं हो पाएगी, नहीं हो पाएगी ना। तो अगर बीच में अच्छा स्क्रीन आ जाएगा तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है या कम होगा, कम्युनिकेशन होगा भी। और अगर स्क्रीन आपका हल्का फुल्का है ना, मतलब वो अच्छे तरीके से स्क्रीन का काम नहीं कर पा रहा है, तो कम्युनिकेशन हो जाए, ठीक। अब इसको हम लोग समझते हैं एटम के केस में। मान लो ये न्यूक्लियस है, लिखना किसी को नहीं है, समझ लो ये न्यूक्लियस है, ये कोई शेल है आपका, इसमें इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं इसमें, आउटर शेल में भी इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की हम बात करते हैं, आउटर शेल पे अगर रेडियस की बात करते हैं तो हम बोलते हैं आउटर शेल इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस लगाएगा उसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जितना लगा पाएगा वही कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब क्या होता है, ये जो बीच के इलेक्ट्रॉन है ना, इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, लेकिन ये जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन है ना, ये क्या करते हैं, क्योंकि इसमें माइनस चार्ज है, तो ये क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं। इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन लगेगा, तो ये कैसा फोर्स कॉज करते हैं, रिपल्शन, तो बीच में रिपल्शन कॉज करने लगते हैं। तो जितना न्यूक्लियस का फोर्स बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे लगना चाहिए, अब इन इलेक्ट्रॉन के रिपल्सिव फोर्स की वजह से थोड़ा सा कम लगता है ना। और उसका उसका जैसे मान लो पहले मान लो सम यहाँ पे मान लो न्यूटन में तो नहीं लगता है फोर्स, पर मान लेते हैं एक बार, मान लो 10 न्यूटन लग रहा था अगर ये इलेक्ट्रॉन बीच में नहीं है, ठीक। ये कौन है आ रहा जा रहा,
अब तो क्लास भी खत्म होने वाली है। अरे इतने भी दूर नहीं जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन अगर मान लो नहीं है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है मान लो 10 न्यूटन का। अब बीच वाले इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, अगर बीच वाले इलेक्ट्रॉन ना होते तो 10 का लगता। बीच वाले इलेक्ट्रॉन आ गए और इन इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, बीच में रिपल्शन कर दिया। रिपल्शन करने की वजह से और न्यूक्लियस और इन इलेक्ट्रॉन के बीच में इन इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या क्रिएट हो गया, एक स्क्रीन जैसा बन गया। क्या बन गया, नेगेटिव चार्ज की एक स्क्रीन बन गई। तो इस स्क्रीन की वजह से न्यूक्लियस पे जो फोर्स 10 न्यूटन का लगना चाहिए था, अब हम लोग देख रहे हैं कि मान लो 8 न्यूटन का लग रहा है। तो इफेक्टिव फोर्स क्या हो गया, न्यूक्लियस का कम हो गया। किसकी वजह से कम हुआ, ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन जो रिपल्शन क्रिएट करके एक स्क्रीन बना दे रहे हैं बीच में, जिससे कि जैसे मैं यहाँ पे खड़ी हो गई तो मैं कैसे काम कर रही थी, दोनों के बीच में स्क्रीन का काम कर रही थी। यहाँ पे एक स्क्रीन और बड़ा लगा दिया तो वो और अच्छी स्क्रीन का काम कर रहा था। उसी तरीके से बीच वाले जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं, रिपल्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से एक नेगेटिव चार्ज की यहाँ पे क्या बन जाती है, स्क्रीन बन जाती है। जिससे क्या होता है, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का जितना फोर्स लगना चाहिए उतना नहीं लगता, उससे कम लगता है। तो जो बीच वाले इलेक्ट्रॉन का ये इफेक्ट है, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया, उसको हम कहते हैं इन इलेक्ट्रॉन्स का स्क्रीनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट। स्क्रीन या शील्ड इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से रिपल्शन कॉज होता है और बीच में जितना फोर्स, अगर ये ना हो तो फोर्स ज्यादा लगेगा, इनकी प्रेजेंस की वजह से फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इनका जो ये इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन लिखेंगे, ये बनाना नहीं है, स्क्रीनिंग इफेक्ट की डेफिनेशन लिखो, ये समझाने के लिए आपको बस। स्क्रीनिंग इफेक्ट की, हाँ, इसकी वजह से रेडियस बढ़ेगा। repulsive force experienced by outer shell electron, repulsive force experienced by outer shell electron from inner shell electron is called screening or shielding effect. Screening or shielding effect. Due to this effect, force of attraction between outer electron outer shell electron and nucleus decreases, so radius increases. इसका मतलब अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो बीच वाले इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे,
अट्रैक्शन ज्यादा तो रेडियस छोटी, और रिपल्शन ज्यादा तो रेडियस बड़ी, ऐसे याद रखेंगे। अगर रिपल्शन ज्यादा है इसका मतलब स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है, तो रेडियस क्या होगी, बड़ी होगी। तो रेडियस और स्क्रीनिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और रेडियस क्या थे, इनवर्सली। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। छोटा सा डायग्राम बना लो। हमारे पास बोर्ड है इसलिए हमने बड़ा बना दिया, आप अपने हिसाब से बनाइए। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमेशा किसके लिए, किसके उससे होता है, इनर शेल। स्क्रीनिंग इफेक्ट कौन से इलेक्ट्रॉन करते हैं, इनर शेल, सेम शेल के नहीं करेंगे, है ना। जैसे मान लो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और यहाँ पे कोई बगल में खड़ा है और जयेश से बात करनी है, तो मैं जितने उससे बात कर सकती हूँ बगल वाला भी कर सकता है, तो सेम शेल का स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं करता है। अगर इसमें कोई और इलेक्ट्रॉन है तो वो स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं कॉज करेगा, अंदर वाले शेल के इलेक्ट्रॉन हमेशा स्क्रीनिंग करते हैं। पॉइंट क्लियर है। जेफ निकालते हैं, वैसे निकालना नहीं है अपने को, है ना, किसी उसमें आएगा नहीं। जेफ निकालते हैं जेड एटॉमिक नंबर, है ना, माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट से, जेड माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट। पहले हम लोग इसके लिए स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालने के लिए, जेफ निकालने के लिए एक रूल बताया जाता था, स्लेटर्स रूल, है ना, पर वो बताएंगे नहीं, कभी पूछा नहीं जाता, तो बिना मतलब में कॉम्प्लिकेसी। हाँ, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ही है सिग्मा, स्क्रीनिंग के लिए वैल्यू निकालेंगे कांस्टेंट, तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो एटॉमिक नंबर में से माइनस कर देंगे उसको, तो क्या आ जाएगा आपका, जेड इफेक्टिव आ जाएगा। यानी स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। अगर ध्यान से देखो, ये नोट हो गया, ये बना लिया, जो भी है, हाँ एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो ध्यान से, जेफ है ये जेड है, ये स्क्रीनिंग है, ठीक है। तो ये बता रहा है आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये किसको बता रहा है, स्क्रीनिंग को बता रहा है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को बता रहा है ना। हाँ, जैसे मान लो ये जेफ है आपका 10, ये है 12, और ये एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जेफ आता है आपका, जेड इफेक्टिव आता है आपका 10, ये 12 है, और ये कितना है आपका 2। अब देखो अगर ध्यान से इसी एग्जांपल में, सेम एग्जांपल में, अगर आप सिग्मा को क्या कर दो, इंक्रीज करो, क्या करो, सिग्मा को इंक्रीज करो। जैसे मान लो हम कर दें, ये 12 है सेम, ये क्योंकि जेड है तो एटॉमिक नंबर तो एटम का सेम ही रहेगा, तो 12 है, अगर आप स्क्रीनिंग को बढ़ा दो, 3 कर दो, तो ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। यानी जब स्क्रीनिंग बढ़ रही है तो जेफ क्या हो रहा है,
कम हो रहा है ना। अब मान लो इसी केस में आप बोल रहे हो कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, किसी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अगर ये बढ़ रहा है, अगर ENC बढ़ेगा, मान लो 11 कर दिया हमने, 10 से कितना कर दिया 11, ये कांस्टेंट है 12, तो इसकी वैल्यू को क्या होना पड़ेगा 1 होना पड़ेगा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे अपोजिट, तो दोनों फैक्टर काम करते हैं। किसी किसी केस में ये जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है और जेफ है, ये दोनों इफेक्ट जो है ये किसी केस में, कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें लगभग लगभग बराबर से होते हैं, है ना, नहीं तो ये कैसे चलते हैं, इन जनरली कैसे चलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर किसी केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो जेड इफेक्टिव अपने आप क्या हो जाएगा कम, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा अपने आप कम, है ना, यानी एक ज्यादा है तो दूसरा कम, दोनों अपोजिट चल। हाँ और कुछ करेंगे अब। नहीं लिखा है जेफ इज अप्रॉक्स इक्वल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट इन सम केसेस, ऊपर लिखा है ना इन सम केसेस, इन जनरली ये चलेगा। हाँ डेटा अपने को निकालना नहीं है, इसकी टेंशन नहीं करनी, आगे एक पॉइंट लिखेंगे। हो गया। अब देखो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनकी वजह से क्या हो रही है स्क्रीनिंग हो रही है, तो इनर शेल में इलेक्ट्रॉन S में भी हो सकते हैं, P में भी हो सकते हैं, D के भी हो सकते हैं और F के भी हो सकते हैं। तो एक पॉइंट अपने को याद रखना है कि जो S के इलेक्ट्रॉन होंगे और P के इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब इनर शेल में मान लो 2s है 2p है, अंदर वाला शेल है, तो S और P के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनकी शील्डिंग अच्छी होती है, यानी ये क्या होते हैं, इनके में शील्डिंग इफेक्ट अच्छा होगा, अच्छी वाली शील्डिंग करते हैं। इतने से ही अपने क्वेश्चंस में काम बन जाएगा, इसलिए इतना ही करा रहे हैं। डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन होंगे, डी और एफ के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनको बोलते हैं हम लोग पुअर शील्डर, इनमें जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है कम होता है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट। हाँ रिपल्सिव फोर्स उतना नहीं लगा। एस और पी के इलेक्ट्रॉन अच्छे शील्डिंग इफेक्ट शो करते हैं, और डी और एफ का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो क्या होता है कम होता है, ज्यादा नहीं। ठीक है, एक पॉइंट और लिख लो स्टार बना के, सेम शेल इलेक्ट्रॉन हैव जीरो शील्डिंग इफेक्ट। अगर उसी शेल का इलेक्ट्रॉन है तो उसी शेल के इलेक्ट्रॉन पे जीरो शील्डिंग इफेक्ट कॉज करेगा। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इस पे आ सकता है, सेम शेल का इलेक्ट्रॉन। हाँ ठीक है, आज की क्लास ऑफ कर दो। लिखा तो है जीरो शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन नहीं। हम्म
तो वो क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दो आप चैप्टर के किसी के लास्ट तक आ गए ना एनसीईआरटी को करिए तो ये मॉड्यूल में प्रॉब्लम होगी क्योंकि मॉड्यूल में कंपैरेटिव क्वेश्चन का भी ना नहीं